लिपस्टिक और एक्सीडेंट। कहानीकार मदन मोहन तरुण। उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। वैसे उनसे मिलने की मेरी कभी इच्छा नहीं होती। किसी भी दृष्टि से मैं सोशल किस्म का आदमी भी नहीं हूँ। आमने सामने की वार्ता में तो और भी नहीं। सामान्यतः किसी के पास 10 मिनट से ज़्यादा बैठ जाऊं तो सामने वाले को असुविधा होने लगती है, चाहे उसके पास बातें करने के लिए ढेरों विषय हों, चाहे वह बहुत अच्छा वक्ता ही क्यों न हो। मेरी चुप्पी वातावरण को इतना बोझिल बना देती है कि थोड़ी ही देर में सामने बैठे आदमी का दम घुटने लगता है। सामान्यतः किसी की बातें सुनते हुए बीच में हाँ हूँ करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए सामने वाले को लगता है कि यह भला आदमी उसकी बातें सुन भी रहा है या नहीं। मेरी स्थिति बहुत भिन्न है। मुझे लगता है कि जो बातें हर किसी को मालूम हैं और जो बातें हर कोई करता है, उसमें फिजूल की हुंकारी भरने की आवश्यकता ही क्या है। मुझे कई बार लगा है मेरी चुप्पी से सामने बैठे व्यक्ति को असुविधा हो रही है और मुझे हर कीमत पर यह आदत बदलनी चाहिए। अपनी यह आदत बदलनी चाहिए। मैंने बदलने की चेष्टा भी की है, परंतु कई बार हुंकारी गलत जगह पर भर जाता हूँ, जिससे सामने वाले आदमी को और भी असुविधा हो जाती है। वह समझ नहीं पाता कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ या विरोध। मैंने इस विषय में विशेषज्ञों से भी सलाह ली और हर किसी ने मुझे यही बताया कि यदि कोई आपसे बात कर रहा हो तो सोशल होने के लिए बीच बीच में हाँ हूँ करना जरूरी है। सो मैं किए जा रहा हूँ। कई बार जब देखता हूँ कि मात्र हूँ हूँ करना सामने वाले के लिए कम पड़ रहा है तो मैं एक आध बार अपनी कोई टिप्पणी भी जड़ देता हूँ, परंतु बाद में मैं कई बार महसूस करता हूँ कि सामने वाला कंफ्यूज्ड है कि मुख्य वक्ता कौन है, वह या मैं। बड़ी मुसीबत है। बोलना भी एक कला है। उस दिन एक सज्जन मुझसे मिलने आए तो करेले की सब्जी पर ही आधा घंटा से ज़्यादा खर्च कर गए। आतिथ्य में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मैंने यह तय कर लिया था कि हाँ हूँ करने में कोई कंजूसी नहीं करूँगा। लेकिन मैं जब तक तय कर पाता कि उन्हें दाद कब दूँ, करेला बोते समय या उसकी सब्जी खाते समय, तब तक पता चला कि उनकी बात खत्म हो गई और वे हाथ जोड़कर जाने की तैयारी में थे। बहुत मुश्किल काम है सोशल बनना, इसलिए मैं कहीं जाने से बचता हूँ। मेरी श्रीमती जी सोशल हैं, सो वे मुझे घसीट कर ले जाती हैं। उनका कहना है मत बोलना, चुप बैठना, कम से कम घर से तो निकलो, नहीं तो दूसरों को लगता है सामने वाला अहंकारी है। दुनिया में रहना है तो लोगों से मेल जोल रखना ही पड़ता है, क्या पता कौन कब काम आ जाए। सो इसी सिद्धांत के अनुसार मैं पेंडुलम की तरह उनके साथ साथ डोला करता हूँ। उनके पास अजीब सी वाक कला है। किसी ने अगर कुछ कहा तो न जाने उनके पास से भी ठीक वैसा ही अनुभव निकल आता है। मैं दंग रह जाता हूँ। जैसे अगर किसी को छिपकली से डर लगता है तो वे तुरंत सुना देंगी। कैसे एक बार वे छिपकली देखकर कुएं में गिरते गिरते बची। वैसे ही सामने वाले के पास से भी समानार्थक अनुभव के लच्छे पर लच्छे निकलते चले जाते हैं। उनका अपना ना हुआ तो उनके पिताजी का होगा, नहीं तो उनके दादाजी का। बदकिस्मती से उनके परिवार के किसी सदस्य का नहीं हुआ तो उनके पड़ोसी का निकल आएगा। मैंने कई बार सोचा
कि कोई तो ऐसा अनूठा अवसर हो जब किसी को किसी का तोड़ न मिले, परंतु यह शुभ अवसर अभी तक याद में नहीं आया। मगर मैंने गौर किया है कि ओरिजिनल यानी खांटी व्यक्तिगत अनुभवों से अनुग्रहित करने वाले सोशल सबसे अधिक धाकड़ माने जाते हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी शादी ठीक जगह पर हुई और मैं गैर सोशल होने से बचता गया। ऐसे कई अनूठे अवसर आए जब उन्होंने मेरी चुप्पी से बोझिल बने वातावरण को अपनी एक फूंक मात्र से उड़ाकर मेरी रक्षा की। वैसे तो कई शुभ अवसरों की स्मृतियां हैं मेरे पास, किंतु न चाहते हुए भी समाज में शरीफ आदमी का खिताब बनाए रखने के लिए मुझे वहां जाना ही पड़ा, जहां मैं जाना नहीं चाहता था। असल में बड़े दिखावा पसंद आदमी हैं। एक विशाल कप में वे चुल्लू में डूब भरने भर चाय पिलाएंगे, मगर उस कप की विशेषता बताते हुए वे किसी मंत्री का नाम अवश्य जोड़ देंगे और सुनने वाले को लगेगा कि उनकी कितनी इज्जत की गई। परंतु मुझ पर उसकी अजीब प्रतिक्रिया होती है जब वे संस्मरण सुनाने लगते हैं। वह चाय मेरे गले में अटक जाती है, लगता है मैं किसी की जूठन पी रहा हूँ। सो मैं चेष्टा करता हूँ कि संस्मरण सुनाना शुरू करें, उसके पहले ही वह चाय गटक लूँ। इस हड़बड़ में कई बार मेरे होंठ जल जाते हैं और कई बार सुड़सुड़ाहट की असभ्यतापूर्ण आवाज़ भी निकल जाती है, जिसके लिए घर लौटने पर मुझे श्रीमती की झिड़क सुननी पड़ जाती है। खैर, न चाहकर भी उस दिन मुझे अपनी श्रीमती जी के साथ उनके यहाँ जाना पड़ा। मैं उनके उस सोफे पर बैठा जिस पर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कई बार बैठ चुके हैं। पता नहीं क्यों यह सुनते ही लगता है वह किसी का पहले से बैठा हुआ सोफा है। कहीं चीफ मिनिस्टर का हाजमा उस समय खराब हो रहा हो तो मुझे इस सोफे पर बैठने में ठीक वही असुविधा होती है जो किसी होटल की थाली में खाने में होती है। हर सोफे पर लोग बैठते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ संस्मरण से जुड़ जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। खैर, उस सोफे पर बैठे बैठे जब मैं ऐसे गैर सोशल अनुभवों से गुजर ही रहा था कि उनकी बेटी आ गई। वह मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। वह सिंगापुर से आई है, मैं शोलापुर से आया हूँ। पता नहीं मेरी किस बात पर उसने कहा हूँ और मैंने भी कहा हूँ। तभी मेरी श्रीमती ने बातों की छोर पकड़ते हुए कहा, ओह कितनी प्यारी लग रही हो आज, कोई ख़ास बात? अब मेरी ओर से सीधे मेरी श्रीमती की ओर मुड़ गईं। उसने अपने सिंगापुर के अनुभव सुनाने शुरू किए। पहले हमारी श्रीमती जी का संबोधन आंटी आंटी होता रहा, फिर श्रीमती की लड़की बन गई और सारी औपचारिकताएं खत्म। फिर कल्लोल की धारा सी बह निकली। मैं फिर अकेला पड़ गया। मैं क्या करूं? साबुन, चप्पल, क्रीम की चर्चाओं में मेरी कोई विशेषज्ञता थी नहीं। तनिक देर मैं मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देखता रहा, फिर चुपके से सामने पड़ा अखबार उठा लिया। पढ़ने की कोशिश की, मगर पढ़ नहीं सका। उससे आंखों की आड़ लिए रहा। फिर कमरे को देखने लगा। देख लिया। एक फ़ोटो टंगा था, उसे भी देख लिया। खिड़की के बाहर एक नीम का पेड़ था, उसे भी देख लिया। अब वे आ गए। मेरी रक्षा हुई। मैंने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने गर्दन हिलाई, मैंने भी गर्दन हिलाई। वे बैठे, मैं बैठा। श्रीमती ने सूत्र संभाला। उनके स्वास्थ्य की प्रशंसा से वे खिल उठे। अब उन्होंने मेरी ओर देखा। उन्हें अंदाज था कि अपनी श्रीमती जी की टिप्पणी पर मैं कोई स्वीकारात्मक टिप्पणी जड़ दूंगा, परंतु मैं उनके स्वास्थ्य की ओर देखने लगा कि उन पर मेरी श्रीमती जी ने जो टिप्पणी की थी वह कहाँ तक सच है। मुझे निराशा हुई। मैं उनकी ओर एक टक देखता रह जाता हूँ। आखिर हुंकारी भरूं तो कैसे भरूं? वे तनिक निराश होकर बैठ जाते हैं। उधर हमारी श्रीमती जी और उनकी बेटी के बीच अब लिपस्टिक पर बातें हो रही हैं। मैं सोचता हूँ देखें वे क्या कहती हैं, परंतु इस विषय पर बातें करने के लिए उनके पास काफ़ी सामग्री है। वे कभी काली लिपस्टिक के रंग पर तो कभी लाल लिपस्टिक और होठों की बनावट के अनुसार सामने वाले पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा में लग गई हैं।
सभी लोग उनकी बातों में खूब रस ले रही हैं। तीनों महिलाएं आसपास जैसे किसी दर्पण की तलाश में हैं। सब ने लिपस्टिक लगा रखी है, मगर लिपस्टिक की चर्चा होते ही मैं अपने आप को बहुत कठिन स्थिति में पा रहा हूँ। मेरे मन में ऐसी स्त्री को चूमने में आने वाली असुविधा से संबंधित विचार आने लगे हैं। ऐसी स्त्री को चूमने में तो हमारे होठ भी अनचाहे लिपस्टिक से लिथड़ जाएंगे। मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, परंतु रुक जाता हूँ। बोलने के लिए खुद कन्विंस होना ज़रूरी है, मगर जब उन्होंने अभिनेत्रियों के होठों की अलग अलग बनावट और सूट करने वाले लिपस्टिक के रंगों पर अपनी चर्चा छेड़ दी, इसी बीच उनकी पत्नी भी आ गई। मैं उनके होठों को गौर से देखने लगा। सोच रहा हूँ चर्चा की वैरायटी के होठों में इनका क्या स्थान है और इन पर किस रंग के लिपस्टिक सूट करेंगे। लेकिन इस क्रम में मैंने उन्हें कुछ अधिक घूर दिया है, इसलिए उन्हें शायद असुविधा हो रही है या अच्छा लग रहा है, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। वे मुड़कर मेरी ओर मुस्कुराती हुई देखती हैं, क्षण भर प्रतीक्षा करती हैं कि मैं उनके होठों पर कोई प्यारी सी टिप्पणी जड़ दूंगा, परंतु मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे चुप पाकर वे पुनः चर्चा में शामिल हो जाती हैं। अब मेरे लिए कोई काम नहीं। मैं अपने बचाव में एक बार फिर अखबार की सहायता लेता हूँ। मेरी निगाह इस बार एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना पर पड़ती है। सैकड़ों लोगों के मरने की खबरें हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाता, बोल पड़ता हूँ एक्सीडेंट, और मेरा शब्द उस ओर नई यात्रा पर चल निकलता है। अब वे बताने लगे हैं कि किस प्रकार लिपस्टिक के कारण वर्षों पहले एक दुर्घटना हुई। उसमें उन्होंने एक असाधारण हादसा जोड़ दिया। यदि यह एक्सीडेंट न होता तो उनकी पैदाइश नहीं होती। अब सभी लोग उस घटना को सुनने के लिए उत्सुक हो चुके हैं। उनकी पत्नी थोड़े तनाव में है। लगता है वे यह घटना पहले भी लोगों को सुना चुकी हैं। मेरे कान खड़े हो गए। सोच रहा हूँ उस एक्सीडेंट ने इन्हें कैसे पैदा किया होगा। दुनिया में आदमी अलग अलग तरह के हैं, तो उनकी पैदाइश के तरीके भी कहीं जरूर अलग अलग किस्म के होंगे। दुनिया इतनी बड़ी है, हर चीज़ के बारे में जानना भी तो इतना सरल नहीं। उनकी चर्चा चल पड़ी है। आज से करीब 40 साल पहले की बात है। मेरी माँ कॉलेज में पढ़ती थी। उनकी बेटी बोल पड़ती है, दादी, वे केवल इतना ही कहते हैं, हाँ तेरी दादी, और चल पड़ते हैं। हाँ, तो उस दिन कॉलेज में कोई फंक्शन था। मेरी माँ भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। उस दिन उसने लाल रंग का लिपस्टिक लगाया था। सुंदर तो थी ही, उस दिन और भी सुंदर लग रही थी। मेरे मन में उनकी माँ को देखने की प्रबल इच्छा हो रही थी। तभी जैसे कुछ टेलीपैथी सी हुई और उन्होंने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए वह रही मेरी माँ। मैंने देखा, सामने की दीवार पर एक दमदार औरत टंगी थी। वह अपने पहनावे में इतनी भड़कीली लग रही थी कि आदमी तो क्या, सांड भी पीछे लग जाए। मैं उस चेहरे पर गौर कर ही रहा था कि उन्होंने पूछा, कैसी लगी मेरी माँ। उनके ये शब्द निकले ही थे कि मेरे मुंह से निकल पड़ा, वाह कितनी भड़कीली। मेरी टिप्पणी सुनकर सब चुप हो गए। केवल उनकी श्रीमती जी के चेहरे पर एक लुनाई आ गई। मुझे अच्छा लगा, परंतु इधर मेरी श्रीमती जी तुरंत कमान संभाली और उन्होंने कहा, सचमुच कितनी सुंदर। इस टिप्पणी से उन्होंने मानो राहत की सांस ली और अपनी कथा के साथ वे चल निकले। फंक्शन समाप्त होने के बाद मेरी माँ घर लौटी थी। मेरे पिताजी का उन दिनों एक छोटा मोटा व्यापार था। वे स्कूटर पर सामान लिए लौट रहे थे। तभी उन्होंने मेरी होने वाली माँ को देखा। मेरी माँ की लिपस्टिक लफारे मार रही थी। पिताजी ने देखा तो देखते ही रहे। मेरी माँ शर्मा गई। तभी एक कार आ गई और उससे पिताजी के स्कूटर को ऐसा धक्का लगा कि वे उससे दूर जा गिरे। मैं सोच ही रहा था कि बेचारी को कितनी चोट लगी होगी, परंतु उन्होंने जैसे ही किलकारियां मारते हुए कहा, और यहाँ से शुरू होती है दोनों के रोमांस की कहानी।
मेरी माँ इन्हें देखने के लिए रोज़ हॉस्पिटल जाने लगी। लड़का उनके पिताजी को भी भा गया। उन्होंने मेरे दादाजी से दोनों के विवाह का प्रस्ताव किया। फिर तो आप जानते ही हैं कि उस रोमांटिक जोड़े ने क्या करिश्मा किया। मुझे पैदा कर हमारे ख़ानदान की नींव पक्की कर दी। सभी लिपस्टिक के इस बेजोड़ कारनामे के कायल हो गए। उन्होंने फिर कहा, शादी के बाद पिताजी ने मेरी माँ को फिर कभी लिपस्टिक लगाने नहीं दिया, क्योंकि शहर में अगर एक्सीडेंट होने लगे तो उसका हर्जाना कौन भरेगा। सुनकर सभी लोग हो कर हंस पड़े। मैं फिर हंसने से रह गया। फिर भी मैंने तय कर लिया कि हंसूंगा, और हंसने को मैंने अपना मुंह खोला ही था कि विधि का विधान देखिए, इसी समय उनका कॉल बेल बज उठा और उनके कुछ मेहमान आ गए। मैं एक बार फिर सोशल बनने से रह गया। नए मेहमानों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए हम लोगों ने चलने की इजाज़त मांगी। इस मुलाकात के कुछ ही महीनों बाद मेरा दिल्ली स्थानांतरण हो गया। धीरे धीरे हम लोग वहाँ के वातावरण में रम गए। हम लोगों का संबंध फ़ोन आदि से बना रहा। करीब 2 वर्षों बाद एक दिन उनका फ़ोन आया कि वे हम लोगों से मिलने आ रहे हैं। जानकर हम लोगों को प्रसन्नता हुई। हम लोगों ने उन्हें स्टेशन जाकर रिसीव किया, उन्हें घर ले आए। उनकी पत्नी भी साथ थी। मेरे घर पहुंचते ही उनकी श्रीमती ने हमारे किचन पर कब्जा कर लिया और मेरी श्रीमती के साथ वहीं उनकी महफिल जम गई। वे ड्राइंग रूम में मेरे साथ रह गए। जाहिर है कि अब मेरा वह दायित्व था कि मैं उन्हें एंटरटेन करूं। यह समस्या सरल नहीं थी, क्योंकि पहले मुलाकात का कोई विषय निश्चित नहीं था। इसलिए मेरे लिए किसी बात के सूत्र को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। मैंने कहा, गर्मी बहुत है, फ़ैन खोल दूं क्या? बोले, हाँ। मैंने कहा, दिल्ली में इस मौसम में खूब गर्मी पड़ती है। मैं आगे के विषय की खोज कर ही रहा था कि वे गर्मी शब्द से प्रेरित हो गए। उन्होंने आज से 10 साल पहले ही दिल्ली की चर्चा छेड़ दी। अब वहाँ काफ़ी हरियाली थी। गर्मी शब्द दिल्ली की सीमा फलांग कर कब ग्लोबल वार्मिंग पर आ गया पता नहीं चला। इस बीच उन्होंने कई बार मेरी ओर देखा। उन्हें शायद उम्मीद थी कि मैं अब उनकी बातों का स्रोत पकड़कर चल पड़ूंगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उनकी ओर लगातार घूरे जा रहा था। अब मेरी हैसियत एक निठाह श्रोता की थी, क्योंकि जो प्रमाणित सत्य है उसमें अपनी ओर से क्या जोड़ा जाए। आखिर ग्लोबल वार्मिंग की भी एक सीमा होती है। सो वह विषय भी कुछ देर के बाद समाप्ति पर पहुंच गया। मगर अब लेकिन इस बार उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। उन्होंने उठते हुए कहा, चलें देखें अंदर महिलाएं क्या कर रही हैं। श्रीमती ने अब तक अपना पसंदीदा सूप तैयार कर लिया था और उसे लेकर वे पास आने ही वाली थीं। उनकी श्रीमती जी ने मुझे देखते ही कहा, आप क्या लेंगे भाई साहब, चाय या सूप? मैंने तो अपने लिए चाय बनाई है। यात्रा के बाद चाय का मज़ा ही कुछ और है, और फिर आपके घर की चाय ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। मैं विदेशी चाय पीते पीते बोर हो गई हूँ। इसके पहले कि मैं उनके प्रस्ताव पर स्वीकृति अस्वीकृति देता, मैं सोचने लगा, विदेशी चाय में न जाने कौन सा दूध देते होंगे। किसी कहानी में मैंने पढ़ा था, अपने अवसर के आने पर पति ने चाय बनाने को कहा। घर में उस समय दूध नहीं था। ईश्वर की कृपा से उनकी पत्नी ने उस चाय में अपना दूध निचोड़ कर डाल दिया। मैं सोचने लगा, पता नहीं कैसा स्वाद रहा होगा उसका, परंतु वह स्वाद तो बिरले लोगों को ही मिलता है। मुझे चुप देखकर श्रीमती ने कहा, आप भाई साहब के साथ सूप पिएंगे और मैं चाय पीने के लिए आपका साथ दूंगी। हम सभी अब अपना अपना प्याला लिए ड्राइंग रूम में ही आ गए। थोड़ी देर तक
सभी अपना अपना पेय पीते रहे। तभी उनकी श्रीमती ने कहा, चाय बहुत अच्छी है। वे बोले, इस सूप का क्या कहना, बहुत लजीज है। श्रीमती ने कहा, आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारी मेहनत सफल हुई। वे दोनों मुस्कुराए, यानी तीनों कुछ न कुछ बोल चुके थे। केवल मैं ही बच गया। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ। अब जैसे सूप है वह तो हर दूसरे तीसरे दिन बनती है और मैं पीता हूँ, बल्कि पी जाता हूँ। और जाहिर है कि उसमें कुछ टेस्ट भी होता ही होगा, मगर इसमें कुछ कहने की बात ही क्या है। चाय इस समय मैं भी नहीं पी रहा था, सो उसके बारे में मेरे कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं थी, मगर कुछ कहना तो होगा ही, नहीं तो गैर सोशल हो जाने का खतरा है। अचानक मेरी निगाह उनकी श्रीमती जी के होठों की ओर चली गई, जिससे वे रस लेकर चाय पी रही थीं। मैंने सोचा उनके होठों के बारे में कह दूं, वे बड़े प्यारे हैं, मगर सोचा यह बेअदबी होगी, क्योंकि उन होठों के उपभोक्ता तो सिर्फ उनके पति हैं। तो क्यों न लिपस्टिक की तारीफ़ कर दूं, वह भी चाय की तरह बाजार की चीज़ है। सो मैंने कह दिया, आपके लिपस्टिक का रंग आपके होठों पर खूब खिल रहा है। मेरी बात सुनते ही वहाँ पर जैसे सन्नाटा छा गया। सभी लोग एकदम मेरी ओर देखने लगे। मैं घबरा गया, ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई। मैं सोच ही रहा था कि उनकी श्रीमती जी ने चाय का प्याला सामने रख दिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, यह देखिए भाई साहब। भाई साहब छुपे रुस्तम निकले। कहाँ तो हम सब सूप और चाय पीने में मगन थे, और कहाँ भाई साहब की रोमांटिक निगाहें मेरे होठों का मुआयना कर रही थी। कहकर वे हंसी, पलके झुकाकर मुझे मौन धन्यवाद दिया। श्रीमती मुस्कुराकर रह गईं। मैं अपनी बेअदबी के लिए माफ़ी मांगने जा रहा था कि उनके पतिदेव ने कहा, ये लिपस्टिक आपने क्या देखे भाई साहब, लिपस्टिक तो मेरी माँ लगाती थी। एक बार उसी के कारण एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसी की पैदाइश हूँ। मैंने कहना चाहा कि यह कहानी आप पहले भी सुना चुके हैं, मगर मैं कुछ बोलता उसके पहले ही मेरी श्रीमती ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, लिपस्टिक से एक्सीडेंट। मुझे उनके इस वाक्य पर आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम आपस में उनकी इस कहानी की खूब खिल्ली उड़ा चुके थे। मगर मैं कुछ कहता इसके पहले ही उनकी कहानी शुरू हो चुकी थी। आज से करीब 50 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। पढ़ने में तो अच्छे थे ही, देखने में भी बड़े स्मार्ट थे। एक दिन एक युवती अपनी कार से चली आ रही थी। उनके होठों पर लगी लिपस्टिक चारों ओर बाहर ला रही थी। तभी पिताजी, यानी मेरे होने वाले पिताजी, उधर से अपने स्कूटर से निकले। उन्होंने उस युवती को देखा और उसके होठों पर लगी लिपस्टिक से निकलने वाली लपटों के शिकार हो गए। मगर उनके स्कूटर को क्या पता, कार से टकरा गए और गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। उस युवती ने तुरंत उन लोगों की मदद से उन्हें अपनी कार में रखा और हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। फिर वे उन्हें रोज़ देखने आती रहीं और नतीजा हुआ दोनों का विवाह और मेरी पैदाइश। कहकर वे हो कर हंस पड़े और उन्हीं के साथ मेरी श्रीमती भी हंस पड़ी। परंतु मैं बड़े असमंजस में था। उनके यह पिताजी पहले वाले पिताजी से अलग थे। पहले वाले छोटे मोटे व्यापारी थे और यह पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी। मेरे लिए यह समझना कठिन हो रहा था कि वे दोनों में से किसकी पैदाइश है। मैं उनसे कुछ पूछने ही जा रहा था कि किचन में कुकर ने जोरों से सीटी मारी। मेरी श्रीमती जी लपक कर किचन की ओर चली गई और उन्होंने कुकर और उसकी सीटी पर कोई नया प्रसंग छेड़ दिया। मैं सोच कर घबरा रहा था कि कहीं इस बार भी कोई एक्सीडेंट हुआ तो पता नहीं वे कहाँ से पैदा होंगे। मदन मोहन तरो।